नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का ज्योतिष के माध्यम से समाधान हो सके। लेकिन कुछ दर्शक ऐसे होते हैं जो इस कार्यक्रम से नए जुड़ते हैं या जिनको ज्योतिष के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष कैसे कार्य करता है, ज्योतिष का इतिहास क्या है। और इस सभी जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तेजस्विनी ओबरॉय जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं तेजस्विनी जी का। तेजस्विनी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, हरे कृष्णा जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर जी। तेजस्विनी जी, जैसे कि हमने बात करी कि हम आज बात करेंगे ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष क्या है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। जी नमस्ते। सबसे पहले आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही नहीं पता होता है, इसलिए वो उस नॉलेज को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मतलब से, क्योंकि कई बार लोगों को एस्ट्रोलॉजी का मतलब नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो इस विद्या को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। व्हाट डज वैदिक एस्ट्रोलॉजी मीन? वैदिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू द वेदास, एस्ट्रो मीन्स रिलेटिंग टू द स्टार्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं हमारे सितारे थ्रू द वेदास। एंड अगर हम यही हिंदी में बात करें तो एस्ट्रोलॉजी को हम ज्योतिष भी बोलते हैं। व्हाट इज़ ज्योतिष? अगर हम ज्योतिष वर्ड को दो हिस्सों में बांटते हैं तो ज्योत मतलब लाइट, रोशनी, प्रकाश, एंड ईश मतलब ईश्वर, भगवान, गॉड। सिंपली इट मीन्स कि जो ये रोशनी है या जो ये लाइट है या जो ये विजडम है, डिवाइन एनर्जी है, ये हमें भगवान से प्राप्त हुई है। अब हम इसे क्यों बोलते हैं कि हमें भगवान से प्राप्त हुई है? क्योंकि ज्योत हमेशा भगवान के आगे ही जगाई जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक डिवाइन एनर्जी है। और एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है? एस्ट्रोलॉजी ह्यूमन लाइफ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लेते हैं फिज़िकल कैलकुलेशंस ऑफ आर ज़ोडिएक्स, जिसको हम कहते हैं साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी एंड साइडेरियल ज़ोडिएक। और थोड़ा सा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक सन साइन या फिर एक ज़ोडिएक पढ़ने से कुछ नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी इज़ बियॉन्ड दैट। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे 9 ग्रह, जैसे कि हमारा 12 राशियाँ, 12 घर, नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्र होते हैं, महादशा, अष्टक वर्गा एंड सो ऑन। सो दिस नॉलेज इज़ यूनिक, ओल्डेस्ट एंड फुल ऑफ विजडम। तेजस्विनी जी, अगर बात करें आपकी, तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से कैसे जुड़े? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ी। ऑल इंडिया ऑकल्ट साइंस से तो मैं बाद में जुड़ी, बट बहुत पहले ही मैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़ चुकी थी, वो भी सिर्फ अपने घर से या यूट्यूब वीडियोस देख के। तो बचपन मेरा बहुत ज़्यादा थोड़ा वियर्ड था, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा वियर्ड था, थोड़ा सा ख़राब भी था। जिस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स सब लोग इन्जॉय करते थे, उस टाइम पे मैं प्रॉब्लम्स लेके बैठी रहती थी कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है या ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों हैं। उस टाइम पे मेरे पास कोई सॉल्यूशंस नहीं थे, बट हाँ, एज़ वो एक चाइल्डहुड था तो उसमें एक एनर्जी होती है एक्टिवनेस की, हम खेल कूद करते हैं, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो एक टाइम बीत भी जाता है। बट धीरे धीरे इट गॉट वर्स। तो एक दिन मेरे घर पे मेरे पापा एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख रहे थे, जिसके थ्रू मैंने कोई इसमें इंटरेस्ट तो नहीं लिया था, बट हाँ उसमें कुछ ऐसी चीज़ें एस्ट्रोलॉजर ने बोली जो मेरे को क्लिक कर गई। एंड आफ्टर दैट डे टिल नाउ मैं अभी तक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ। अपनी लाइफ को भी मैंने हेल्प आउट किया है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के भी लाइफ को हेल्प आउट किया है। और अब मैं लोगों जिनको मैं जानती नहीं हूँ, जो कि स्ट्रेंजर्स हैं और वो प्रॉब्लम में हैं, उनको भी मैं हेल्प करती हूँ। उसके बाद 2015, 16, 17, 18 एंड फाइनली 2019 जब मैंने सोचा कि मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, मुझे फॉर्मली इस एजुकेशन को परस्यू करना चाहिए, तो मैंने सर्च करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस को ज्वाइन किया 2019 में। मेरा यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स था वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। फैकल्टी इज़ वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी कोऑपरेटिव। वहाँ पे आपको बहुत प्रकार से नॉलेज सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी ही इतने एक्सपीरियंस्ड हैं
जो कि नॉलेज को बहुत अच्छा बना देते हैं। सिर्फ किताबी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, एक्सपीरियंस भी आपके साथ वो शेयर करते हैं। सो इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी। आज भी इस इंस्टीट्यूट ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है फॉर अ टीवी शूट। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। तेजस्विनी जी, वर्तमान समय में ज्योतिष कई प्रकार के हैं, जैसे वास्तु शास्त्र हो गया, अंक ज्योतिष हो गई, टैरोट कार्ड रीडिंग हो गई। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारी एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, मतलब प्राचीन काल में ज्योतिष किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता था। आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कितनी पुरानी है। अब हम सब ने सुना है रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से रामायण इज़ 7000 ईयर्स ओल्ड एंड महाभारत इज़ 5000 ईयर्स ओल्ड। तो अब अगर हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी कितनी पुरानी है, तो मैं कहूँगी इट इज़ 10,000 ईयर्स ओल्ड। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से ग्रेट सेजेस, महर्षि, जिन्होंने रामायण और महाभारत को लेके प्रिडिक्शंस दिए थे। उनमें से एक ऋषि हैं सेज वशिष्ठ, जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था दैट देयर वुड बी अ वॉर इन कुरुक्षेत्र एंड लॉर्ड कृष्णा वुड बी प्रीचिंग भागवत गीता टू अर्जुना। और ऐसा हुआ भी है, बट बहुत लोग मानते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, हम क्यों माने, ये तो मिथ है, ये तो आपकी अपनी बनाई हुई कहानी है जो आपने लिख दी है वेदास में, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब मेरा उन लोगों से सिर्फ एक ये सवाल होता है, या सिर्फ एक ये क्वेश्चन है कि आपके घर में आपके बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, आपके एंसेस्टर्स होते हैं। लाइक अब आजकल ट्रेंड है ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़, तो हमारे घर में सिर्फ मम्मी पापा भाई बहन रह जाते हैं। अब कोई अगर आपके पापा ही आपको बताएं कि मेरे पापा ने ये चीज़ करी थी, उनके पापा ने ये चीज़ करी थी, अगर आपको कोई ये बताने लग जाए, तो क्या आप उस चीज़ को डिनाई करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी फैमिली की बात आ जाती है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया की बात है, सिर्फ यहाँ पे एंसेस्टर्स एक फैमिली के तो नहीं होते, बहुत सारी फैमिलीज़ के एंसेस्टर्स होते हैं। तो वहाँ से 10,000 पहले से विद्या चलती आ रही है। दूसरी जगह मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे देश पे बहुत देशों से राज भी किए गए हैं। लाइक ब्रिटिशर्स का रूल्स था, मुगल्स का रूल था। तो सबसे पहले जब भी कोई हमारे देश पे राज करता है, वो हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश करता है, वो हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब संस्कृति नहीं बचेगी तो किताबें कहाँ से मिलेंगी, कल्चर कहाँ से समझ में आएगा, सिर्फ इंसान रह जाएंगे। और इंसानों को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये विद्या बहुत पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, क्योंकि ये हमारे ऋषियों ने लिखी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये साइंस नहीं है, ये तो सिर्फ हमने लिखा है, तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल का है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये साइंस ही है, इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इंक्लूड होती हैं। आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, हम क्लिक करते ही सब कुछ जान लेते हैं। बट आप ये समझो कि उस टाइम पे हमारे पास क्या था। उस टाइम पे हमारे, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो दूसरे प्रकार की टेक्नोलॉजी थी। आज भी हम विश्वास करते हैं कि साइंटिस्ट ने ये चीज़ खोजी, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कौन खोज रहा था? वो हमारे ऋषि थे, वो हमारे सेजेस थे, जो इन चीज़ों को आगे ला रहे थे। इन चीज़ों से उन्होंने डेवलप करते करते इतनी सारी विद्या निकाली, वेद लिखे, पुराण लिखे, इतनी सारी चीज़ों पे प्रिडिक्शंस करी। अब हम जैसे ट्रैवल करते हैं, तो आज हमारे पास गूगल मैप्स है कि हमने डाला एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, और गूगल मैप्स के थ्रू हम चले जाते हैं। पहले तो ये नहीं था, बट वो फिर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो वो कैसे करते थे? थ्रू द कैलकुलेशंस ऑफ नक्षत्रास। अब नक्षत्रास क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशंस दैट इज़ विजिबल इन द यूनिवर्स। 27 तरीके के नक्षत्र होते हैं, जो अगर आप उनका डायग्राम देखोगे, उनका स्ट्रक्चर देखोगे, वो डॉट्स डॉट्स करके जुड़ा होता है। तो उन्हीं डॉट्स को जोड़ते हुए, सन मून की कैलकुलेशन करते हुए, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। हमें ये भी पता है कि पहले के टाइम पे वरदान दिए जाते थे। तो अगर हम माने तो वो एक काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की, इसलिए ही ये विद्या पुरानी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ ऋषियों के नाम जिन्होंने हमें ये विद्या दी। जैसे हम बात करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो हम समझेंगे सेज भृगु, जिन्होंने हमें भृगु संहिता दी। सेज महर्षि पराशरा, जिन्होंने हमें बृहद पराशरा होरा शास्त्र दिया, जिनकी बुक हम आज पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, बट दैट बुक इज़ अल्टीमेट। वो बुक नहीं ख़त्म होगी, आप
ह्यूमन लाइफ समझते थक जाओगे, बट दैट बुक इज़ टू गुड, एवरीवन शुड रीड इट। बट हाँ, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि ले सकते हैं, वही पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हमें समझने की तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि ये विद्या है क्या। सेज जेमिनी, जिन्होंने हमें जेमिनी सूत्रम्स दिए, सेज वारामिरा, जिन्होंने हमें बृहत संहिता दी, एंड सेज वशिष्ठ, जिन्होंने प्रिडिक्शन किया ही था कि कुरुक्षेत्र में वॉर होगी और लॉर्ड कृष्णा भागवत गीता सुनाएंगे अर्जुना को। दिस ऑल हैज़ हैपेंड, वी जस्ट नीड टू एक्सप्लोर, रिसर्च, हैव फेथ, शो सम डिवोशन टूवर्ड्स आवर कल्चर, आवर हिस्ट्री। तेजस्विनी जी, आजकल के जो युवा हैं, जो आजकल हमारा यूथ है, वो इन प्राचीन बातों को नहीं जानता है, तो वो एस्ट्रोलॉजी को किस तरह से देखे, वो कैसे इस चीज़ पे विचार करे? मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आजकल हमारा यूथ एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि एज अ यूथ आई एम रिप्रेजेंटिंग द यंग जनरेशन ओवर हेयर। वाई यंग जनरेशन? मैं यंग जनरेशन को इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना, यंगस्टर्स ही हैं जो आगे फ्यूचर है एक कंट्री का, वर्ल्ड का, दे कैन मेक इट और दे कैन ब्रेक इट। तो उनको एक करेक्ट नॉलेज होना, करेक्ट ज्ञान होना, राइट विजडम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजंस ले सकें। अगर वो खुद करेक्ट डिसीजन नहीं लेंगे तो वो कभी किसी और को भी करेक्ट डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर लाइफ में हमारे साथ हमें हेल्प करता है, चाहे वो हम अपनी बात करें, चाहे हमारी फैमिली की बात करें, अपने सेल्फ एफर्ट्स की बात करें, घर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, मैरिज पार्टनरशिप की बात करें, डेथ, रीबर्थ, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा भाग्य, फॉर्च्यून, हमारा लक, अगर हम अपने ऑक्यूपेशन की बात करें, प्रोफेशन, आवर डिज़ायर्स, आवर गेन्स, एंड अल्टीमेटली द मोक्ष, द सैल्वेशन, ये सब हमें एस्ट्रोलॉजी बताता है। तो यूथ को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि उसे ये नॉलेज को परस्यू कैसे करना है। अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास विज़िट भी करते हैं तो उनको क्या सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी जो इस विद्या पे यकीन रखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आजकल का हमारा यूथ ऑनलाइन जाके वेबसाइट्स पे बहुत रीड करता है अपने ज़ोडिएक के बारे में, बट वो कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक बिलीव करते हैं कि ये चीज़ तो ऐसा है ही नहीं, ये मैंने पढ़ा बट ये तो मेरे साथ हुआ ही नहीं, आज के दिन मैंने पढ़ा था कि आज का मेरा ये वाला दिन ऐसे जाने वाला है, बट उनके साथ वो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि क्या हम वो जो साइन पढ़ रहे हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पढ़ रहे हैं या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में? वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेट करता है फिज़िकल पोजीशन ज़ोडिएक्स की, क्योंकि हमारी राशियाँ या हमारे प्लैनेट्स हर डिग्री मूव करते हैं, तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट भी डिफरेंट होगा, जिसको हम बात करते हैं साइडेरियल ज़ोडिएक। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लेता है फिक्स्ड कैलकुलेशंस ऑफ दी ज़ोडिएक, मतलब जो प्लैनेट मूव कर रहा है या जो डिग्री मूव कर रही है वो उसको कंसीडर नहीं करते, वो फिक्स साइन लेते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वी कंसीडर 9 planets, दैट इज़ सन, मून, मार्स, मर्करी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो वो यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, इनको भी कंसीडर करते हैं, हम तो इन्हें कंसीडर नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20th जनवरी टू 18th फरवरी, इसके बीच में कोई भी बच्चा, कोई भी नेटिव, एनी पीपल जो इस बीच में पैदा हुआ है वो आएगा एक्वेरियस साइन में। बट क्या अब आप सोचो, जितने भी लोग इस दौरान पैदा हुए होंगे, क्या वो एक्वेरियस साइन को लेके सब एक जैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सेम नहीं है। चाहे एक बच्चा एक दिन पे पैदा हुआ हो, ट्विन्स पैदा हुए हों, सेम डेट सेम टाइम पे भी पैदा हुए हों, उनमें डिफरेंस होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनका बर्थ चार्ट ही डिफरेंट है। चाहे दिन सेम हो, डेट सेम हो, बट हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो किस पे बेस्ड होती हैं? अब वो पास्ट लाइफ कर्मास एज वेल।
अब यूथ को सबसे पहले तो ये समझना है कि उन्हें वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा साइन निकल के आता है दैट इज़ सन साइन, मून साइन एंड आवर एसेंडेंट। सो हमें ये समझना होगा कि हमको क्या पढ़ना है। वेबसाइट पे जाके हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए पढ़ना क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी रीड करना है तो आपको अपना सन साइन जानना चाहिए, आपको अपना मून साइन जानना चाहिए और आपको अपना एसेंडेंट जानना चाहिए। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि सन साइन, मून साइन और एसेंडेंट, और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज़ोडिएक को तो आपको बिल्कुल साइड में रखना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए है ही नहीं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉलो की जाती है। वी आर स्टेइंग इन इंडिया एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही माना गया है कि प्रिडिक्शंस और ट्रेड्स करेक्टरिस्टिक्स 100% प्रोबेबिलिटी के साथ करेक्ट होते हैं। अब आपका सन साइन आपको क्या बताता है? सन साइन मीन्स योर सोल, व्हाट योर सोल रिप्रेजेंट्स। आपकी सोल क्या चाहती है? आफ्टर ऑल बॉडी तो चली जाती है, क्या रह जाता है? सोल रह जाती है। तो हमारी सोल कैसे खुश हो सकती है, हमारी सोल क्या चाहती है? तो आपके सन साइन से आपको पता चल सकता है व्हाट इज़ द सोल पर्पस ऑफ लिविंग। सेकेंडली वी हैव टू लुक एट आवर मून साइन। मून साइन पे हम क्यों ज़ोर देते हैं? मून साइन या मून चार्ट एस्ट्रोलॉजी में एक अलग से चार्ट बनता है जिसकी बहुत महत्वता है। क्यों है? मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। हमारा मन है ना बहुत चंचल होता है, तो मन से ही रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आधे डिसीजंस, आधे काम, आधी चीज़ें हमारी मन से ही डिपेंड होती हैं। मेरा मन करेगा तो मैं करूँगी, मेरा मन करेगा तो मैं करूँगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा, यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। मन से ही हम बहुत सारे सही डिसीजन भी लेते हैं, मन से ही हम बहुत सारे गलत डिसीजन भी लेते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप जानो आपका मून साइन क्या है, आपका मन क्या चाहता है। क्योंकि आप देखोगे अगर आपका मन ख़राब है तो आपको सारी चीज़ें ख़राब लगती हैं, अगर आपका मन ठीक है तो आपको सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। मन के ही बेसिस पे आजकल लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो टेम्परेरी डिसीजंस के ऊपर एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं। मून साइन क्यों भी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मून आपको पता है सिर्फ 2 से ढाई दिन एक राशि में रहता है, तो जो आपका मूड है सिर्फ उतनी ही देर के लिए ख़राब होता है। जो चीज़ आपको लगती है कि प्रॉब्लम है वो आपको सिर्फ 1 या 2 दिन ही लगेगी कि वो प्रॉब्लम है। अगर आप डीपली अंडरस्टैंड करोगे 1-2 दिन के बाद यू आर ओके, यू कैन डील विद इट कि हाँ यार चल ठीक है, मैं इस चीज़ को आगे परस्यू कर लेता हूँ या मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। बट वो 1 से 2 दिन अगर आपका मून किसी ऐसे ज़ोडिएक में चला गया कि बहुत डिफ़िकल्टी है, समझ ही नहीं आ रहा, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है हम उससे निकले कैसे। हमें हमेशा सिर्फ यही नहीं जानना होता कि ये चीज़ होगी कब। सबसे पहले हमें खुद को समझना ज़रूरी है। तो सन साइन आपके सोल को बताएगा, मून साइन आपके मन को बताएगा, एंड द थर्ड वन इज़ योर एसेंडेंट। एसेंडेंट क्या होता है? आप लग्ना जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, योर फर्स्ट हाउस। तो लग्ना इज़ योर सेल्फ। आप बॉडी से कैसे दिखते हो, आपका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आप कहाँ पे रहना चाहते हो, सब कुछ आपको आपका फर्स्ट हाउस बताएगा। एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ भी आपका एसेंडेंट होगा ना वहाँ पे आप फिज़िकली हमेशा प्रेजेंट रहना चाहोगे। इफ़ इन केस योर फर्स्ट लॉर्ड, जब आप ये पढ़ते हो एसेंडेंट आपको दिखेगा कि आपका एसेंडेंट कहीं किसी घर में जाके बैठा है। अब अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है तो 4th हाउस क्या है? घर है, हमारा होम लैंड है, कंफर्ट्स हैं, लिविंग है, गाड़ी, घर, बंगला, एनीथिंग यू कैन से। सबसे इम्पॉर्टेंट 4th हाउस इज़ योर मदर। तो आप हमेशा चाहोगे कि आप अपने मदर के क्लोज़ रहो, आप अपने होम लैंड के क्लोज़ रहो, आप अपने देश के लिए कुछ करो, आप अपनी देश के कल्चर को आगे बढ़ाओ। आपका हमेशा इन्हीं चीज़ों पे रुचि रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी सोच सकते हो कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर बनो, ठीक है। आप घर से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ें, कंफर्ट से रिलेटेड, लिविंग से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाओगे। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था। अब अगर आप ये चार्ट अपनी कुंडली में देखोगे कि भाई मेरे को कैसे जीना चाहिए, तो आपको समझ आएगा कि आपको वेबसाइट पे जाके क्या रीड करना चाहिए और क्या रीड नहीं करना चाहिए। सो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो हमने बिल्कुल साइड कर दिया कि एक ज़ोडिएक हमें कुछ नहीं बताता। क्या बताएगा हमें हमारी लाइफ के बारे में? सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट।
सिर्फ मैं ये 3 चीज़ों पे इसलिए फोकस डाल रही हूँ क्योंकि आप समझते हो कि आपको यकीन है एस्ट्रोलॉजी काम करती है, बट वो काम कैसे करेगी जब आप अपने आप को समझोगे। भागवत गीता में भी लिखा है अथर्टो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि यार मेरी ये प्रॉब्लम क्यों है, मैं इस पोजीशन में क्यों हूँ, भगवान ने मुझे इस पोजीशन में क्यों डाला। समझना ये ज़रूरी है कि ब्रह्मांड क्या है, परम ब्रह्म क्या है। जब हम दूसरों को समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, अपने आप को हम खुद समझ लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं। जसविनी जी, ग्रहों की बात जैसे आप कर रहे थे, तो ग्रहों के अकॉर्डिंग फ्री विल लाइफ और डिस्टाइंड लाइफ क्या होती है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। जी ज़रूर। जैसे अब बहुत से लोग हैं जो कि भगवान में विश्वास रखते हैं, तो उनको पता है कि भगवान ही है जो हमारी लाइफ चलाता है, भगवान ही है जो हमें प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, भगवान ही है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। तो वो बहुत ही लाइटली वे में इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी लाइफ डिस्टाइंड है। बट वहीं कुछ लोग होते हैं जो कि ये कहते हैं कि नहीं, भगवान कुछ नहीं होता, जो लाइफ चला रहे हैं हम चला रहे हैं, ये लाइफ हमारी है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम अपनी लाइफ के जिम्मेदार खुद हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब सबसे पहले तो मैं उनसे ये बात करना चाहूँगी कि क्या आपको पता था कि आप इस धरती पे जन्म लेने वाले हो? आपको यही शरीर क्यों मिला? आपको ऐसी शक्ल क्यों मिली? आप जहाँ पैदा हुए हो, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडिया में ही क्यों पैदा हुए हो? आप किसी और कंट्री में भी पैदा हो सकते थे। आप जिनके घर पे पैदा हुए हो, अब किसी का घर होगा छोटा सा, किसी का घर होगा बहुत बड़ा, किसी का आलीशान बंगला। अब सब बच्चे अलग अलग जगह पे जन्म लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, क्या रीज़न है, ये तो सिर्फ भगवान जी को ही पता है। थोड़ा बहुत हम अपनी कुंडली से जान सकते हैं जब हम पास्ट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं पास्ट लाइफ कुछ नहीं होता, जो है, अभी मौज करो, ऐश करो, अपनी ज़िंदगी जियो। पास्ट लाइफ किसने देखी है, फ्यूचर लाइफ किसने देखी है? बट हमें समझना ये ज़रूरी है कि पास्ट लाइफ है, क्योंकि पास्ट लाइफ में से जितने इंसान आपको मिलते हैं, जो कर्म आप करते हो, वही आप इसी ज़िंदगी में भी भुगतते हो। जितने लोग हमसे पास्ट लाइफ में मिले होते हैं वो हमें इस जन्म में भी मिलते हैं। अब चाहे वो रिश्ते अच्छे हों, चाहे वो रिश्ते बुरे हों, चाहे वो रिश्ते टेम्परेरी हों या लॉन्ग टर्म के हों। अब इसमें हम ये भी बात समझेंगे कि हमारे फ्री विल के हाउसेस कौन से होते हैं, हमारे डिस्टाइंड हाउसेस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे पैदा हुए, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपको कैसा रंग मिला है, आपको कैसी बॉडी मिली है, टॉल, शॉर्ट, आप बहुत पतले हो या बहुत मोटे हो, ये आपको कैसे मिला, ये कहाँ से डिसाइड हुआ था कि आपको ऐसा ही पैदा होना है। तो ये बताता है हमारा फर्स्ट हाउस, जो कि पूरी तरीके से डिस्टाइंड है। ये सिर्फ भगवान के हाथ में है कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे, आपने अपनी बॉडी को रखा कैसे था, तो वो आपको इस जन्म में वैसे ही रूप में जन्म दिलवाते हैं। सेकंड हाउस पे आते हैं हम। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस होता है हमारा फैमिली, हमारी क्लोज़ फैमिली। जैसे हमारी फैमिली में मदर फादर तो होते ही हैं, साथ में हमारे सिबलिंग्स, हमारे चाचा ताऊ, मामा मामी, ये सब आते हैं हमारी क्लोज़ फैमिली में। जैसे पहले जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, तो ये फैमिली डिनोट करती है कि आपका सेकंड हाउस कैसा है। सेकंड हाउस क्या आप चूज़ कर सकते हो कि आपका चाचा जी कौन होंगे या आपके मामा जी कौन होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये भी हमें डिस्टाइंड मिले हैं, इनको भी हम चेंज नहीं कर सकते। फिर आते हैं हम थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस हमारा घर होता है फ्री विल का। अब हम समझेंगे कि थर्ड हाउस फ्री विल का हाउस कैसे होता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमें बताता है कि व्हाट इज़ आवर सेल्फ एफर्ट्स, हमारे एफ़र्ट्स कैसे हैं, हम किस चीज़ में एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, हमारी करेज क्या है, हम कितनी हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। अब ये तो हमारे ऊपर होता है कि हम आलसी हैं या फिर हम बहुत अच्छे से एक्टिव होकर काम करना चाहते हैं। इसमें से भी हर चीज़ में, हर हाउस में या हर कार्य में 50-50% के चांसेस होते हैं ऑफ डिस्टाइंड एंड फ्री विल, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स को भी दिखाता है, तो वो भी आपकी लाइफ में डिस्टाइंड है, वो आप उनको चूज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, इस घर से हमें वो ज़रूर मिलता है कि आपकी करेज क्या होगी, आपके सेल्फ एफर्ट्स क्या होंगे, वो आप ज़रूर चूज़ कर सकते हो। तो वो आपको चूज़ करना है कि वो आप उसको किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, गलत या सही, दैट इज़ ऑन यू।
जैसे बचपन में हम खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते, बट बड़े होके तो ले सकते हैं। तो बड़े होके हमें डिसीजंस कैसे लेने हैं वो तो आप ही के हाथ में है। फिर हम आते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस जैसे कि हमने बात करी इज़ रिलेटेड टू आवर मदर, इज़ रिलेटेड टू आवर होमलैंड, इज़ रिलेटेड टू आवर बर्थ टाउन। तो क्या हम इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि ये डिस्टाइंड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये डिस्टाइंड ही है। हमारी मदर कौन है ये हम चूज़ नहीं कर सकते। भगवान जी ने हमें जिसकी कोख से जन्म दिया है वही हमारी मदर है। हम फेथ दिखाते हैं, हम ये समझते हैं कि हाँ यही हमारी माँ है। हम ऐसे तो नहीं कहते नहीं ये हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ कोई और है या हमें गलती से छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो दिस इज़ डिस्टाइंड, टोटली डिस्टाइंड। ना हम इसे डिनाई कर सकते, ना इस पर कोई आर्ग्यू हो सकता। किस कंट्री में जन्म लोगे, किस सिटी में जन्म लोगे, कौन सी जगह पे जन्म लोगे, ये भी डिस्टाइंड है, ये भी हम नहीं चूज़ कर सकते। अब हम आते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस कहते हैं प्रारब्ध, जैसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ क्या आप चेंज कर सकते हो? जो कर्म आपने कर दिए वो आपने कर दिए। अब जो आपको जन्म मिला है उसमें सिर्फ आप अपने पास्ट लाइफ को ठीक कर सकते हो अपने सारे हाउसेस को समझ के, नॉट जस्ट 1, नॉट जस्ट 2, सब कुछ समझ के। जैसे हमने अभी समझा था सन साइन, मून साइन, असेंडेंट। अगर हम इसको ही समझ लें तो हमें पता चलेगा कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, जीने के लिए ज़रूरी क्या है। सबके मोटिव्स अलग होते हैं। भगवान जी ने सबको अलग अलग चीज़ों के लिए धरती पे भेजा है। सबके संस्कार अलग होते हैं, सबकी समझने की शक्ति अलग होती है। तो सबको अपने आप को सबसे पहले समझना चाहिए। तो 5th हाउस एजुकेशन का भी होता है। अब आप कहोगे कि एजुकेशन तो आप खुद से चूज़ करते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ये भी 50-50 होता है। आपके मम्मी पापा आपको जिस स्कूल में डालते हैं वो तो उनकी मर्ज़ी होती है ना, वो उनके 5th हाउस से पता चलेगा कि वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। धीरे धीरे आपकी फ्री विल हो जाती है कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ। अब वो आप गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, वो टाइम पे डिपेंड होता है। तो अगर हम 6th हाउस की बात करें तो 6th हाउस होते हैं हमारे एनिमीज़, डिजीज़ेज़, हमारी हेल्थ। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। फिर हम बात करते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस होती है हमारी मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस। अब इसमें भी मैं मानती हूँ कि 50-50% के चांसेस होते हैं कि हाफ लाइफ इज़ डिस्टाइंड एंड हाफ इज़ फ्री विल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी हमारे रिलेशनशिप्स पहले पास्ट लाइफ में होते हैं वही हमें इस लाइफ में भी मिलते हैं। तो इसलिए आप अपना पार्टनर चूज़ तो ज़रूर कर सकते हो, बट वो आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा वो डिस्टाइंड होता है। उसके बाद हम आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस इज़ डेथ एंड रीबर्थ। वो तो हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते, उसमें कोई फ्री विल होती ही नहीं है, वो भगवान के हाथ में ही है। उसके बाद 9th हाउस। 9th हाउस हमारा होता है भाग्य। भाग्य भी हम चेंज नहीं कर सकते, भाग्य जो है वो है। 10th हाउस। 10th हाउस इज़ आवर ऑक्यूपेशन। हमारे ये 10th हाउस होता है कर्म का स्थान। 10th हाउस इज़ योर फ्री विल कि आप क्या कर्म करना चाहते हो। 11th हाउस। 11th हाउस होता है हमारे कर्मों से मिला हुआ गेन, जिसे हम कहते हैं गेन का घर होता है। हमने क्या प्राप्त किया कर्म करके। 11th हाउस इज़ आवर डिज़ायर्स। तो डिज़ायर्स को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, हमें सिर्फ डिज़ायर्स के अंदर खो जाना है या फिर उसके लिए मेहनत करनी है। हमारी डिज़ायर्स अच्छा करने की है, बुरा करने की है, वो 12th हाउस बताता है। तो 10th 11th हाउस इज़ योर फ्री विल हाउसेस। देन 12th हाउस इज़ द मोक्ष, सैल्वेशन। ये भी हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, तो तेजस्विनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को ज्योतिष के विषय में इतनी विशेष जानकारी आपने दी। वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है आपने ये हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।